हेलो एवरीवन। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि CHSL 2024 के एग्जाम बहुत करीब आने वाले हैं, तो हमने एक वादा करा था कि भाई जो CHSL के लिए जो भी एस्पायरेंट्स हमारी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हम 10 प्रैक्टिस सेट्स हमारे इसी चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे जो आपके सामने अपलोड करेंगे, ठीक है। और उनके सोल्यूशंस भी अपलोड करेंगे हमारे चैनल इसी इजी मैथ्स अड्डा पे। आप जाके सर्च कर सकते हो इजी मैथ्स अड्डा यूट्यूब चैनल, और वहां पे आपको ये 10 प्रैक्टिस सेट्स वहां पे मिल जाएंगे। आज ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हमने जो है प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 के सोल्यूशंस भी डाल दिए हैं, और इन सबके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपने हमारे जो सेट्स के सॉल्यूशन देखे हैं फर्स्ट और सेकंड वाले, तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई क्वेश्चंस कैसे हैं। अब भाई क्वेश्चंस में सिर्फ आपको यही नहीं बताना है कि भाई पेपर का रिलीवेंट है रिलीवेंट है। भाई देखो, मैं आपको कोई भी सेट करा दूंगा, कोई भी कुछ भी करा देगा ना, लेकिन यहाँ पे तो क्या है कि सब आपको रिलीवेंट ही देखेगा, क्योंकि रिलीवेंट सिर्फ एक ही चीज होगी जो एसएससी बना के देगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है क्वेश्चंस करने का। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई हमें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इजी क्वेश्चंस पे बिल्कुल स्टक मत रहा करो। इजी क्वेश्चंस पे स्टक रहोगे, भाई तुम्हें सिर्फ प्री देना है, मेंस का पेपर नहीं देना है, तो आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए क्वेश्चन का। भाई कॉन्सेप्ट तो हर कोई कर देता है क्वेश्चन को, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जब पेपर अच्छा लेवल का बना के देते हैं, या फिर जो देते हैं ना बढ़िया लेवल बना के देते हैं, तो वो बढ़िया लेवल कुछ नहीं होता, उसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करने होते, उसमें हमको हाई नॉलेज अप्लाई करनी होती है। हाई नॉलेज का मतलब ये है कि फिर उनमें हमको ये लगाना पड़ता है ऑप्शन एलिमिनेशन, और फिर ये ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं कुछ ना कुछ। आज मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें कैसे होता है कैसे नहीं होता। कोई पेपर बड़ा नहीं बना के दिया जाता भाई। एग्जामिनर जो होता है ना, वो एकदम 1 घंटे का पेपर ही सेट, 1 घंटे का पेपर है ना, तो 1 घंटे का पेपर ही सेट करके देगा। लेकिन वो आपके मेथड पे डिपेंड करता है कि भाई आपने कौन सा मेथड अपनाया उस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर आपने एक टॉपिक पढ़ा है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम इतना गजब का टॉपिक है ना, आप इससे यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। आप इसमें यदि डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट सीखा हो आपने आपने मल्टीपल मेथड, यानी कि 2 3 4 5 11 17 18 इनके आपसे जो है टेबल्स बहुत अच्छे से आते हैं, जो आप मल्टीपल अच्छे से चेक कर पाते हो। तो भाई हमारे क्वेश्चंस ऐसे इस वजह से सॉल्व होते हैं क्योंकि आपने यदि नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ा है ना मैथ्स में, तो भाई आपकी मतलब ये मान के चलो कि भाई 80 से 90% सॉल्यूशन की समस्या वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। और भाई ये आपको देखो, ये तो हमारी CHSL की सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स हैं। हमने एक प्रैक्टिस सीरीज भी चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल इसी पे ही, ठीक है। प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है जिसमें हम क्या करते हैं ना कि टॉप 25 क्वेश्चंस की सीट्स अपलोड करता हूं मैं। शीट मैंने 1 से 10 तक अपलोड कर दिया, आप जाके चेक करो। और भाई उन सॉल्यूशंस को देखोगे, मैंने ये कहा है कि सर उन सॉल्यूशंस को देखना। यूट्यूब पे इतना टाइम वेस्ट करते हो सुबह से शाम तक, भाई 20 मिनट देखे तो देख लो एक वीडियो को, किसी भी एक वीडियो को देख देख लो। आपके मैथ्स करने का तरीका ना बदल जाए, और चाहे पेपर कितना ही टफ आए, आपको यदि कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया, जो जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद आपका पेपर नहीं हो तब बताना कि भाई अब भी पेपर नहीं हुआ हमसे पूरा। और यदि नहीं हो अब भी, तो भाई पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, देख भाई कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। हाई नॉलेज तभी काम आ सकती है, ठीक है। दूसरा ये कि मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब भी मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूं या फिर कुछ भी है, तो की पॉइंट्स क्या क्या होने होते हैं कि भाई जब भी मैथ्स का पेपर सॉल्व करो ना, तो जैसे क्वेश्चंस पढ़ते टाइम ही आपको एक तो क्वेश्चन का करने का तरीका समझ आ जाना चाहिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि भाई आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। आपको चाहे बुरा लगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी है आपने। दूसरा ये कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो ना, तो उस क्वेश्चन के साथ साथ ना आप ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, ऑप्शंस पे संग की संग ध्यान दिया करो। क्योंकि मैथ में है ना बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन 4 5 6 7 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनमें हम मैथ्स में सीधी सीधी ट्रिक लगा सकते हैं। सीधी सीधी ट्रिक का मतलब यह है हम इनमें से कोई मेथड लगा सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट डिजिटल सम वगैरह से, ठीक है। आप ये मेथड लगा सकते हो। और आपने भाई यदि जो जो हमारे इस थंबनेल को देख के आया है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन देखने आया है, तो भाई उनके लिए एक सजेशन है कि भाई तुमने कहाँ देखा 9 का मल्टीपल, ये वो, भैया वो हमको सिर्फ वो क्वेश्चन करा दो। धीरे धीरे उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे सीक्रेट्स खोलेंगे अभी, ठीक है। और वीडियो तक के एंड तक बना रहना। वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, ठीक है। और आपने क्या है कि आपको सिर्फ एक्टिव रहना है वीडियो के दौरान, और यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है।
इस टॉपिक के अलावा भी हमने बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं, जैसे कि इंस्टॉलमेंट इन एसआई वाला टॉपिक, डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक, एक लीनियर रेस वाला टॉपिक। आपको सिर्फ सर्च करना है यूट्यूब पे इजी मैथ्स अड्डा, और इजी मैथ्स अड्डा पे आपको प्लेलिस्ट में जाके, बहुत सारी प्लेलिस्ट में जाके आपको अरिथमेटिक वाला सेशन मिलेगा, अरिथमेटिक वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो इन सबको। लीनियर रेस वाला तो वैसे ही वीडियो डाल रखा है, अनलिस्ट करा हुआ, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज, मैथ स्ट्रेटेजी, टाइम मेंटेन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसमें स्ट्रेटेजीज को बहुत रोस्ट करा गया है। आप ये वीडियो देखने के बाद भी स्ट्रेटेजी देखना ही भूल जाओगे कि भाई स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि मेरे अंदर स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, फिर भी क्या है कि एस्पायरेंट्स जो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं तो भाई इग्नोर नहीं करे जा सकते ना वो मैसेजेस। ठीक है, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की सीरीज आप भाई डे 1 डे 2 डे 3 है इसमें, आप जाके चेक तो कर लो एक बार, चेक तो कर लो एक बार भाई। आपको यदि इन डे 3 की वीडियोस देखने के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आ गया और आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली, 100% चांसेस है कि इन कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ लिए ना, प्री में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, मेंस में कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, आप वीडियो के एंड में जो लिखना चाहोगे ना वो देखूंगा, और मैं भाई अपनी श्रम से नाक नीचे करूंगा कि भाई बच्चों ने मतलब स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसा लिखा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, let x and y be three digit numbers such that their difference is 729 and SCF is 81, find the value of sum of these two numbers। मेरे पास क्या है, माना x और y तीन अंकों की संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनका अंतर 729 है और उनका SCF जो है 81 है मेरे पास। इन दोनों संख्याओं के योग का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब मेरे पास यहां से यदि मैं दो संख्या मानूं ए और बी मतलब क्या है कि मेरे पास एच एक्स और एच वाई रहेंगे, एच एक्स और एच वाई रहेंगे। जब तुमने एस सी एफ और एलसीएम वाला टॉपिक पढ़ा था भाई, ये बोनस मार्क्स होते हैं एस सी एफ और एलसीएम वाले टॉपिक्स के बोनस मार्क्स, क्योंकि इनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहती है इनमें, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग। ये एच एक्स और एच वाई मैंने कैसे मान लिया, एच एच का मतलब क्या है यहाँ पे एस सी एफ, क्योंकि हम जो भी दो संख्या लेंगे तो उनमें उनका एस सी एफ छुपा रहेगा, यानी कि ये तो हमारे पास क्या हो गया एस सी एफ, और एक्स एंड वाई हमारे पास क्या रह गए भाई। जब एस सी एफ मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो ये एक्स और वाई मेरे पास क्या रहेंगे, दोनों को प्राइम नंबर्स रहेंगे ना, एक दूसरे से ना कटने वाले नंबर्स, एक दूसरे में ना कटने वाले नंबर्स, मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो मेरे पास एच एक्स और एच वाई हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ क्या है, एच एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 729, पर मेरे पास एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 81, यानी कि एक्स माइनस वाई मेरे पास कितना है यहाँ से 9 है। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एच एक्स प्लस में एच वाई चाहिए, पर यहाँ पे मैंने क्या देखा कि सारे के सारे जो डिजिट्स है ना वो मेरे पास तीन अंकों के डिजिट्स हैं, सारे के सारे मेरे पास तीन अंकों के डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखते ही एक आंसर तो काटना चाहूंगा कि 891 आंसर हो सकता है क्या। भाई हम 891 आंसर कैसे ला सकते हैं ये बता दीजिए मेरे को, सारे के सारे दो डिजिट्स के नंबर नहीं आएंगे क्या मेरे पास, सारे के सारे दो डिजिट्स, एक मेरे पास दो डिजिट रहेगा, एक मेरे पास तीन डिजिट रहेगा, तभी तो मैं ऐसे ला सकता हूँ। जब भाई मेरे पास दोनों डिजिट दोनों नंबर होंगे जो थ्री डिजिट्स के होंगे, तभी तो ये मेरे पास सम आ सकते हैं ना, तभी आ सकते हैं ना ये तीनों सम्स तो मेरे पास। तो x माइनस वाई की वैल्यू 9 है। अब मेरे पास x और y की वैल्यू में क्या क्या ले सकता हूँ, यहां से आप डिसाइड करके बता सकते हो क्या मेरे को। x की वैल्यू या तो मैं क्या ले सकता हूँ 10 लूंगा तो y की वैल्यू 1 होगी, पर y की वैल्यू जैसी 1 ली तो मेरे पास एच वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी, 81 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो तो पॉसिबल है नहीं, तो एक्स की वैल्यू 10 नहीं ले सकता, वाई की वैल्यू 1 नहीं ले सकता, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या रखूं, एक्स की वैल्यू 11 रखूंगा, और वाई की वैल्यू क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। ठीक है, तो ये जब 11 और 2 रखा मैंने, तो क्या आ गया मेरे पास 9 आ गया, लेकिन बन रहे के 81 इंटू 11 करूंगा तो कितना आता है, 81 इंटू 11 करूंगा तो मेरे पास 891 आता है, और 81 इंटू 2 करूंगा तो 162, पर दोनों के बीच का गैप भी तो 729 है, बैठ तो रहा है हमारे पास, तो इनका योग कितना हो जाएगा 891 प्लस में 162। लास्ट का यूनिट डिजिट मेरे पास 3 आ रहा है, यूनिट डिजिट 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ना, यूनिट डिजिट 3। ठीक है, यूनिट डिजिट बराबर 3। ठीक है, अब ये तो हो गया पूरा बेसिक बता दिया मैंने, पर आप ये कहना चाहोगे कि भैया हम कहाँ तक सोचेंगे इस चीज को, हमारे पास चलो ये तो आंसर बैठ गया यहाँ पे ही, लेकिन भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि भाई एग्जामिनर भी आपसे ज्यादा दूर नहीं जाने की कहेगा कि भाई आप एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू कोई सेट करके दे दे जो आप रखते ही जाओ तब जाके मिलेंगी, ऐसे तो कोई सेट करके देगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको टाइम लगेगा। ठीक है, पर फिर भी आपकी मंशा है तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक्स माइनस वाई कितना था, एक्स माइनस वाई मैं सपोज करो कि मैं उसको 729 ही लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैंने एच को हटा दिया, यहाँ पे मैंने एच को हटा दिया, तो मेरे पास जब एक्स प्लस में वाई मैं 1539 मानूंगा, 1539 तो 1500 17 1500 700 2200,
यानी कि ये मेरे पास कितना बैठ गया 2268। तो मतलब मैं यदि एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी 1134, 1134 है ना। और वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, जब वाई की वैल्यू निकालूंगा मैं तो कुछ भी जाएगी, पर ये तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 1134 चलेगी, 3 डिजिट नंबर है ही नहीं, ये तो मेरे पास है ही नहीं ना ये तो मेरे पास, तो ये मेरे पास ऑप्शन कट गया। 1377 लूंगा, 1377 जब लिया मैंने तो यहाँ पे कितना हो गया 1300 और 700, 1300 और 700 2000, और 2000 और 77 और 29 कितना हो जाएगा 106। तो 2106 हो गया ना, 2106 का फिर से डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये 4 डिजिट नंबर आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन कट गया मेरे पास। ठीक है, तो भाई ऑप्शन ऐसे जाना चाहिए, है ना। मैंने दोनों ऑप्शन तरीके बता दिए हैं। मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए प्लस में बी प्लस में सी इज इक्वल टू 6 एंड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में सी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 3abc। अब आपको कुछ लॉजिक दिखा है यहाँ पे, लॉजिक दिखा। मैं आपके सामने सिर्फ लॉजिकल फैक्ट्स ये रख रहा हूँ कि भाई मेरे पास बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर दिया है प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर दिया है, मतलब यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स की बात कर रहा हूँ। तो भाई इनका कोई ना कोई तो लॉजिक होगा, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा इनका। और जब मैंने लॉजिक निकालने की कोशिश करी ना तो मेरे को यहाँ से मन ही मन में जब क्वेश्चन मैंने सोचा, तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे जब मैं ए बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर की जगह 38 माइनस में ए स्क्वायर रखता हूँ, 38 माइनस ए स्क्वायर रखता हूँ, तो मतलब ये बनेगा मेरे पास 38 a माइनस में ए क्यूब। पर यहाँ पे मैंने चेक करा तो फिर 38 b माइनस में बी क्यूब। तो मतलब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे 38 जब कॉमन लूंगा तो ए प्लस में बी प्लस में सी तो एक बन जाएगा मेरे पास, लेकिन ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में 3abc का फॉर्मूला ही बन गया मेरे पास, फॉर्मूला ही बन गया मेरे पास। तो यानी कि अब मैं सीधा सीधा लिख दूं आपके सामने कि मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिख देना है, यहाँ पे 38 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 38 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 38 माइनस सी स्क्वायर। अब कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा वो यहाँ से इक्वेशन पे दिख रहा होगा आपको। तो मेरे पास यहाँ पे सीधा सीधा सा आ गया ना, 38 कॉमन लूंगा, ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में सी क्यू प्लस में 3abc। पर यहां से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, 38 इंटू में 6 तो है ही मेरे पास, माइनस यहां से यदि मैं कॉमन ले लूं तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस में 3abc। अब इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 38 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 38 इंटू 3 114 है, 114 का दुगुना 228 माइनस, अब ये मेरे पास ए प्लस में बी प्लस में सी कितना है 6 है, इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी बी सी और ए सी। अब ए बी बी सी और ए सी निकालना हमारा काम है, तो ए बी बी सी और ए सी कैसे निकलेंगे, यहाँ से देखो ये 36 बना है, 36 माइनस में 38 यानी कि -2, तो यानी कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी मेरे पास कितना आ रहा है -1 आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, तो -1 आ रहा है, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा +1। तो 31 इंटू में 6 हो गया ना ये, 31 इंटू में 6, यानी कि मेरे पास सीधा सीधा सा आंसर कितना आ रहा है -6 आ रहा है ना, -6 आ रहा है ना मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी, ठीक है, मतलब यही आंसर होता है। अच्छा मेरे पास यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब कौन कौन भाई यहाँ से सीधा वैल्यू पुटिंग या फिर जो भी सोच रहा है, क्या क्या मन में सोच रहा है क्या क्या मन में नहीं सोच रहा है, तो भाई मेरे को ये चीज बता दो, आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे। मेरे तो देखते ही आंसर आ गया था 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब वो क्यों आया था क्यों नहीं आया था, देखो यहाँ पे ये मेरे पास सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर बन रहा है, सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये तो मेरे पास 1 हो गया, 1 हो गया ना ये तो मेरे पास। और यहाँ से ये मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू में कॉसेक स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1 है, 1 है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर की जगह यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना इसकी जगह कि कोसेक स्क्वायर बटे में सेक स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है मेरे पास सीधा सीधा सा। आपको पढ़ते ही ऐसे समझ में आ रहा है ना इक्वेशन, तो ये समझ के चलो कि आपकी तैयारी नंबर 1 पे चल रही है, नंबर 1 पे। और नहीं समझ में आ रहा है तो भैया प्रैक्टिस करो, और कुछ नहीं रखा है भाई, 2024 में बहुत वैकेंसीज आ रही हैं, इस बार सिलेक्शन ले लो, वरना अगली बार देखते रहना फिर वैकेंसीज के लिए। ठीक है, मेरे पास है। अच्छा यहाँ से देखो एवरेज वाला क्वेश्चन, और एवरेज वाला क्वेश्चन मैंने देखो एवरेज में एक ट्रिपल एलिगेशन नाम से एक चीज होती है, हालांकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है वो मैंने इस वीडियो में ही एक्सप्लेन करा है, क्योंकि ट्रिपल एलिगेशन जहां भी लगाते हैं तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो आंसर दे रखा हो वो क्वेश्चन से मैच करे, वो दिए हुए आंसर से मैच करे। अब क्यों नहीं करेगा, तो भाई वो तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको एवरेज में एलिगेशन कहाँ लगाना है, एवरेज में डेविएशन कहाँ लगाना है,
वो सारे की सारे वीडियोस मैंने करवा रखे हैं, यहाँ पे आपको आई टैब पे दिख रहा होगा लिंक, आप जाके क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देख भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे दूंगा, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ ग्रुप हैविंग 5 मेंबर्स इज 30 years. If a member is replaced by another person, then the average of the group would increase by 4%. 4% का मतलब 30 का 4% कितना हो जाएगा, 30/25, यानी कि 1.2, 1.2 हो गया ना। 30/25 मतलब 30/25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द मेंबर हु लेफ्ट एंड द एज ऑफ द पर्सन हु वाज विद whom द इनिशियल पर्सन वाज विद whom द इनिशियल पर्सन वाज रिप्लेस्ड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 5 सदस्य थे एक फैमिली में, और एक मेंबर हमने रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे मेंबर से, तो जो ग्रुप का जो ग्रुप की जो एवरेज एज है ना, वो 4% बढ़ गई, 4% बढ़ गई। और उनके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है कि हमने जिससे रिप्लेस करा था ना जिस व्यक्ति को, उन दोनों की आयु के बीच में डिफरेंस क्या था। अब भाई कौन कौन इसको सीधे सीधे फॉर्मूले से करेगा। एक तो सीधे सीधे फॉर्मूले से करने से फायदा ये होता है कि भाई क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार टाइम ले लेता है। आप जैसे यहाँ पे बेसिक लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो 30 पंजे, 30 पंजे 150, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास यहाँ पे टोटल सम था 150, लेकिन फिर हमने जब दूसरे पर्सन से रिप्लेस करा तब भी तो हमारे पास 5 ही पर्सन थे ना। लेकिन अब हमारे पास 1.2 बढ़ गया, यानी कि 31.2 हो गया बाद में। 31.2 इंटू में 5, यानी कि 5 दूनी 10, और 31 पंजे 155, यानी कि 156। तो मेरे पास 150 से बढ़ के 156 हो गया, 150 से बढ़ के 156 हो गया। तो मतलब उनकी डिफरेंस कितना रहेगा, डिफरेंस तो मेरे पास 6 ही आ गया ना, डिफरेंस तो मेरे पास 6 ही आ गया ना भाई। जब उसको रिप्लेस करा होगा, जिससे भी रिप्लेस करा है, लेकिन एवरेज जो सम का ग्रुप है ना, जो ग्रुप की आयु का जो सम है ना, वो 156 हो गया, यानी कि उनके जो आयु के बीच में डिफरेंस था वो 6 ही तो था। लेकिन आपको थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत ये है कि यहाँ पे 5 मेंबर्स का 150 नहीं, 150 था, लेकिन ये तो हमने बेसिक से करा, बेसिक से करा। पर यहाँ पे ये बताओ कि जब रिप्लेस करा है, मेंबर को रिप्लेस करा है, तो 5 मेंबर्स ही हैं। पहले पहले भी 5 थे, अब भी 5 हैं, लेकिन 4% इंक्रीज हो रहा है। 4% का मतलब 1.2 इंक्रीज हो रहा है, 1.2 इंक्रीज हो रहा है। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो रिप्लेस हुआ है, जिसकी जो इनिशियल पर्सन था उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन रिप्लेस हुआ है ना, उसकी एज 30 तो थी ही, 30 तो थी ही, लेकिन वो 1.2 और इंक्रीज करके ला रहा है। 1.2 और इंक्रीज करने का मतलब ये है कि उसकी जो 1.2 जब इंक्रीज हुआ है एवरेज, तो ये पांचों पे इंक्रीज हुआ है, वो पांचों पे तो इंक्रीज हुआ है, यानी कि वो कितने, वो 6 और इंक्रीज करके ला रहा है, 6 और इंक्रीज करके ला रहा है, तभी तो ये 1.2 बढ़ा। ये 1 पॉइंट, ये 6 इन 5 में बटा होगा, तभी तो इंक्रीज हो रहा है ना 1.2। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज को समझने में, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो बेसिक से तो हर क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी बेसिक से क्या है ना कि क्वेश्चंस बड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। ये एलिगेशंस, डेविएशंस और ये मिक्सचर एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन को छोटे करने के तरीके हैं कि भाई इन ट्रिक्स को यूज करके ना हम छोटा कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास पांचवा क्वेश्चन है। When rupees 45,000 is invested at simple interest rate of R% per annum for 3 years, it becomes 61,200। 61,200 मतलब कि 45,000 से 61,200, 16,200 का वो हो गया मेरे पास। 16,200 का ही तो वो हुआ ना, क्या क्या हुआ, 16,200 का इंटरेस्ट मिला मेरे को। 3 ईयर्स पे मिला है ये, 3 ईयर्स पे मिला है, यानी कि एक ईयर का इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, एक ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा मेरे पास 54। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 54 बटे 54 450, यानी कि 12% आ गया ना सीधा सीधा, 12%। अब मेरे को क्या कह रहा है, इफ रुपीज 60,000 इज इन्वेस्टेड एट 3R/4, 3R/4 यानी कि 12 या 36, 9% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 9% पे पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 years, देन व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट अर्न्ड। तो 60,000 का कितना हो जाएगा, 45%। 60,000 का 10%, 6,000। 6,000 का इंटू 4 करेंगे तो 24,000, और 24,000 का फिर आधा और करना है उसका 6,000 का, तो मेरे पास सीधा सीधा सा 27,000 आ गया। आपको जब कम से कम लिखना सीखना है, आपको जब मन में कैलकुलेशन करना भी सीख गए, तब भी आप कह सकते हो ना कि भाई आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बिगिनर्स के लिए नहीं है ये टॉपिक्स, भाई देखो बिगिनर्स के लिए हैं, पर लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत उनको चीजें आनी चाहिए। कि अब जैसे जिसको यही नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100,
प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, यही तो रहता है ना प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट तो काफी सस्ती सी चीज है। छठा क्वेश्चन है, और भाई डिसऑनेस्ट डीलर से क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं एक एक क्वेश्चन बोलता हूं आपके सामने कि एक दुकानदार है, खरीदते टाइम और बेचते टाइम 2.5% की वो करता है चीट, तो उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो लिख देंगे कि भाई 1/40 होता है ना, 2.5%। 1/40 2.5% होता है, मतलब कि खरीदते टाइम उसने 40 से 41 लिया, लेकिन बेचते टाइम वो 40 से 39 दे रहा है। पर भाई 70% बच्चों को ये नहीं पता कि भाई ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा। आप उनसे पूछ के देखे ना, वो ये कह देंगे बड़े के नीचे बड़ा, छोटे के नीचे छोटा। लेकिन कई कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि भाई जिनको नहीं पता रहता बाकी में, आप पूछ के देख लेना चाहें, ठीक है। आपको उनको ये पता है कि भाई छोटे के नीचे छोटा, बड़े के नीचे बड़ा, लेकिन क्यों आया कैसे नहीं आया। और कईयों का तो फिर ये भी कहना हो जाता है कि यार भैया ये तरीके क्या है, एसएससी मानता है और बैंकिंग नहीं मानता। तो भाई हम तरीके हम सिखा रहे हैं ना, हम बताओ, हम गारंटी ले रहे हैं भाई आपकी कि भाई ये टॉपिक पढ़िए। हमने यहाँ पे डिसऑनेस्ट डीलर का टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आपको समझ में आएगा, 100% आएगा। आपको पता चलेगा पूरा कि 40 से 41 क्यों हुआ, 39 से 40 क्यों हुआ। हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 40 या 39, क्यों नहीं लिखा हमने ऐसे। ठीक है, तो आपको डिसऑनेस्ट डीलर वाला वीडियो देखना है तो हमारे आई टैब पे क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा होगा लिंक, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, A dishonest seller uses a faulty bait that displays 1 kg for every 840 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो कितना देगा, वो 840 ग्राम देगा। ठीक है, if he marked up the price of the goods by 20%, 20% मतलब कि उसने 5 से 6 पे कर दिया, और एंड अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 20%, यानी कि 5 से 4 में दे रहा है। ठीक है, तो हमको उसका टोटल प्रॉफिट परसेंट बताना है। टोटल प्रॉफिट परसेंट बताने के लिए देखो ये रेशियो ही तो है, और हमको रेशियो का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 5×5 = 25, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार, 40 बार ना। ठीक है, और अब देखो ये 0 से 0 कट गया, है ना, ये 0 0 कट गया, 6 चौक 24 होता है। 6 चौक 24 यानी कि 12 से काट रहा हूं मैं इसको, 12 से 2 बार कट जाएगा, और 12 से 6 बार कट जाएगा, यानी कि 6 की चीज को वो 8 में दे रहा है। 6 की चीज को वो 8 में दे रहा है, कितने का फायदा हुआ उसको, कहाँ गलती हुई है भैया। 20% की वृद्धि करता है 5 से 6, तो और दे कितने में डिस्काउंट में रहा है, 5 से 4 में। ठीक है, तो 25 40 बार कट गया, है ना, और 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 6 की 24, 2, और यानी कि 12 7 84, सॉरी 12 7 84 होता है ना, तो 7 से 8 में देता है, 7 से। ठीक है, तो कितने का फायदा, 1/7, 1/7 कितना होता है, 14.28%। आपको कैसे आया कैसे नहीं आया, आप ये वीडियो देख लीजिए, और उसके बाद ये अच्छे से समझ में नहीं आया ना, फिर कहना कि भैया समझ में नहीं आया। उससे पहले कुछ। ठीक है, एकदम बेसिक से बताया। अब यार यहाँ पे बेसिक बताऊंगा तो क्लास वैसे ही बड़ी हो जाएगी। आप फिर भी यदि बेसिक जानना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन हिंट दे देता हूं मैं, कि सपोज करो कि वो शॉपकीपर है, तो उसने भी किसी और शॉपकीपर से खरीदा था। तो उसने उस शॉपकीपर से कितना खरीदा था, 1000 ग्राम खरीदा था, 1000 ग्राम खरीदा था। लेकिन 1000 ग्राम उसने 100 रुपए में खरीदा, मान लो 1000 ग्राम उसने 100 रुपए में खरीदा। पर 100 की चीज को उसने कितने में मतलब उसने, जो शॉपकीपर ने, जिस शॉपकीपर से हमने खरीदा ना, उस शॉपकीपर ने भी किसी शॉपकीपर से खरीदा, तो उसने 100 रुपीज में 1000 ग्राम खरीदा था। लेकिन उसने मार्कअप कितना कर दिया, मार्कअप कर दिया उसने 1000 ग्राम को 120 रुपीज में मार्कअप कर दिया। मतलब ये एमपी है, एमपी है। पर ये 20% का डिस्काउंट और दे रहा है, उस पे 20% का डिस्काउंट और दे रहा है, यानी कि अब वो 1000 ग्राम की प्राइस 96 रुपीज पे एमपी कराया उसने, एमपी, एमपी 96 रुपीज पे एमपी कराया उसने। मतलब 96 रुपीज एमपी का मतलब ये है कि 120 पे ही तो देगा ना वो, 20% का डिस्काउंट, जब 20% का डिस्काउंट पे दिया तो उसको 96 की पड़ी। लेकिन अब वो 96 नहीं दे रहा है, अब वो 96 1000 ग्राम का प्राइस नहीं है, अब वो कस्टमर को 840 ग्राम दे रहा है, यानी कि अब 840 ग्राम की जो प्राइस है ना, वो 96 रुपीज है, वो 96 रुपीज है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, अब कैसे आया कैसे नहीं आया वो आप देखते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है मेरे पास। कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी। इफ ए पी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर,
PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये मेरे पास कोई सर्कल है, ठीक है, और ये मैंने एक कॉर्ड ये खींच ली, है ना, और एक कॉर्ड मैंने ये खींची, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने ये खींच ली। अब हमसे क्या कह रहा है कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स। अच्छा, AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स परपेंडिकुलर ऑन P, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ AP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, PB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकालें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये मेरे पास 9 है, ये 4 है, ये 12 है, तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। भाई डे 2 वाली वीडियो जाके देखो, सर्कल की सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। डे 2 वीडियो, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज JICS, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन वहां पे बताया भी था कि शुरू में मैंने लिंक भी पिन करी हुई है, यहाँ पे आप देख लो, और जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे, 7वें क्वेश्चन, सॉरी, हम कौन से क्वेश्चन पे थे, 7वें क्वेश्चन पे थे, ठीक है। तो जब ये मेरे पास 9 है तो 4 है, ये तो 9 चौक 36, तो 12 थी 36, यही तो आता है ना, यही आता है ना। अब ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, अब मेरे को ये बताना है कि भाई क्या करूं मैं, अब इसमें मेरे को रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे, रेडियस कैसे? अब मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इसमें मैं इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कहूँ तो आप लगाओगे क्या दिमाग? तो आपका कहना होगा कि भैया हम नहीं लगा सकते दिमाग, आप ही बता दो, बताओ तो, नहीं तो फिर हम तो नहीं लगाने वाले दिमाग। तो भाई हम दिमाग लगवाएंगे, आप टेंशन मत लो आप। AP की वैल्यू मेरे पास 9 है और PB की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 है, ठीक है। मतलब ये मेरे पास यदि सेंटर है, तो इस सेंटर से मैं यहाँ पे यदि इसको मिलाऊं, तो मैं यहाँ से यदि मैं इससे इसको मिला दूं, तो इसको यदि मैं S मान लूं, तो मेरे पास OF तो नहीं पता, लेकिन मेरे पास अब यहाँ से BS की वैल्यू नहीं आ सकती क्या? BS, मेरे पास पूरा AB कितना था, पूरा AB था मेरे पास 13, तो यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 13/2। 13/2 ही तो होगा ना, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है और उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको भी मान सकते हैं, फिर तो इसको भी मान सकते हैं भाई। जब हमने ये मान लिया तो हम इसको भी मान सकते हैं, पर ये टोटल मेरे पास कितनी थी, 15 थी, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक, 15/2, 15/2। और अब आपको सीधा सीधा नहीं दिख रहा है ना, तो भैया वो कुछ नहीं हो सकता। अब सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगाओ और इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका आंसर वैसे आ, D ऑप्शन है, आप करके बताना। अब D ऑप्शन मैंने आंसर बता दिया है, और भाई आपने यदि डे 2 वाली वीडियो देखी हुई है तो अच्छे से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, मैंने पूरा हिंट दे दिया है, अब इससे ज्यादा कोई नहीं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है मेरे पास। ए मैन इन्वेस्टेड ₹90,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1 ईयर। इंस्टेड ऑफ दिस, इफ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, देन, वन सेकेंड, ओके, देन हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड ही हैव अर्नड? तो कितना इंटरेस्ट अर्न करा होगा ज्यादा से ज्यादा? 9 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं वैसे तो, 9 का मल्टीपल ही सीधा सीधा चेक करो। तो 9 का मल्टीपल हम चेक करेंगे सीधा सीधा, तो देखो 6 6 12 7 19, 5 6 11 11 7 18, ये हो सकता है ऑप्शन। 5 6 11 6 नहीं, और 6 6 12 और 5 17। अब हमारे पास कैसे आया ये, मेरे पास 4 से 5 सेकंड का ये था कि आपके पास टाइम नहीं बचा है और आपने जल्दी जल्दी में आंसर टिक कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है आंसर, लेकिन बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना। जब कंपाउंडेड एनुअली कर रहा है तो 16% का ही लग रहा है, पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली करेगा तो 8%, और 8% का सक्सेसिव कितना होगा मेरे पास, 16.64% ना, 16.64% लगेगा ना जब सेमी एनुअली कर रहा है। तो कितना ज्यादा मिल रहा है उसको, 90,000 का कितना हो जाएगा, 90,000 का 0.64%, 0.64%। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट गई, यानी कि 64 × 9, और 64 × 9 कितना होता है मेरे पास, इतना ही तो होता है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है, और भाई ऐसे क्वेश्चंस मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, आप खुद से सॉल्व करें और कमेंट में आंसर बताएं इसका, कमेंट योर आंसर, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ना। भाई इतना इजी सा क्वेश्चन तुम्हें दिया और फिर भी तुम अब भी आंसर नहीं बता पाओगे ना इसका, तो भाई सही बता रहा हूँ, फिर तो प्रैक्टिस भी मत करो भाई, अभी छोड़ दो वैसी ही तैयारी। कल छोड़ोगे तो उससे अच्छा आज छोड़ दो यार, है ना। कल छोड़ोगे उससे अच्छा आज छोड़ दो, सही बता रहा हूँ भाई, है ना, चाहे बुराई लगे आपको, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई यदि अब भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना आपसे, तो भाई कभी नहीं होना फिर वो क्वेश्चन,
ठीक है। अब मैं आपको सीधा सीधा तरीका भी यहाँ से बताऊं तो भाई आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, मैंने पूरा हिंट दे दिया है आपको। यहाँ से पहले ये निकाल लेना, फिर कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, ये निकाल के ये निकालना, चाहे कैसे भी निकालना, पर रेडियस निकलनी चाहिए। ठीक है। मेरे पास यहाँ से 10वां क्वेश्चन है। ए राइट सिलेंड्रिकल पिट कैन होल्ड 9625 क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल इन इट, द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 7:4 respectively. What will be the length of the wire required to build a fence of 10 layer around it? जब वायर फेंस करेंगे, मतलब ये मेरे पास कोई गड्ढा है, बेलना बेलनाकार गड्ढा, कोई कुआं मान लो, कुआं, और इस कुएं पे मेरे को फेंसिंग करनी है, फेंसिंग फेंसिंग करनी है, ये फेंसिंग होगी, वायर की फेंसिंग। तो भाई जिसको ये ही नहीं पता कि फेंसिंग कहाँ होगी, हम जब भी फेंसिंग करेंगे वायरिंग करेंगे, तो भाई हम अंदर से तो वायरिंग नहीं कर रहे हैं उसके, हम अंदर से वायरिंग थोड़ी ना कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके कर्व्ड सरफेस पे वायरिंग कर रहे हैं, हम उसके कर्व्ड सरफेस पे वायरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे हमको किसी भी ऑप्शन की जरूरत है, किसी भी ऑप्शन की जरूरत है, हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? जब इसके कर्व्ड सरफेस पे मैं वायरिंग करूंगा तो मेरे को 2 π r h पे वायरिंग करनी है, 2 π r h, और 2 π r h यानी कि 11 का मल्टीपल है सिर्फ, और 11 का मल्टीपल सिर्फ मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है फॉर्चुनेटली। तभी मैं कह रहा हूं कि भाई क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक बार आंसर यदि ऑप्शन देख लिया आपने, तो भाई कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें पेन उठाने तक की जरूरत नहीं रहती है, पेन उठाने तक की जरूरत नहीं रहती है। तो भाई सीधा सीधा 1100 मीटर इसका आंसर आ रहा है। अब भैया आप कहोगे कि यार रट पिट के आते हो, भाई कुछ नहीं है, सीधा सीधा यदि ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस और ऐसे नहीं हो पाते आपसे, तो कैसे क्या कहते हो कि भाई पेपर थोड़ा लेंदी आया था, लेंदी कुछ नहीं होता भाई, वो भी 1 घंटे के लिए ही डिसाइड होता है पेपर, कि भाई ये पेपर ऐसे होगा तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा स्टूडेंट्स को। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे भाई बेसिक भी देख लो, बेसिक वाले, बेसिक मेरे को यहाँ से ये 9625 क्या दे रखा है, उसका वॉल्यूम है, यानी कि πr² h की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ से, 9625। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से अब 22/7 है, यानी कि मैं इसको 11 से काटता हूँ, 11 8 88, 8 बच गया, 11 7 77, 11 12 55। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से इतना आ गया ये, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करके अपन 2 करना है, क्योंकि यहाँ पे 22 था मेरे पास। अब r² h है, r² h यानी कि 7 × 7 यानी कि 49, और इंटू में 4। ठीक है। 49 × 4 कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, है ना? तो देखो ये 7 से कट गया 7 बार, और ये मेरे पास कितनी बार कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 25, यानी कि मेरे पास कितनी आ गई, एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 125/8। अब ये एक नहीं है, एक का क्यूब है, तो मेरे पास यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, यानी कि मेरे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस तो मेरे पास आ गई 35/2, और यहाँ से मेरे पास आर जो 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, यहाँ से जो है मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर ना, और इसकी मेरे पास ये है ही 35/2 सेंटीमीटर। कितने राउंड्स लगाने, 2 π r h निकालो यहाँ से, उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देना बात। ठीक है। आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। फिर भी आंसर नहीं है तो भैया एक ऐसा करो कि आप भी कोई कुआं बनवा लो, और क्या फायदा है यार। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर marked his article at 120 per dozen and offered 20% discount to everyone. In addition, the shopkeeper offers additional 12 articles for free on every 5 dozen of articles purchased. If a man bought 10 dozen articles, then find the effective cost price for the customer of each article. Each article मतलब हमें सिर्फ एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है उसको, एक आर्टिकल। दुकानदार ने 120 पर डजन पे मार्क करे हुए हैं। 120 पर डजन का मतलब यह है कि एक का प्राइस कितना हो गया, एक प्राइस ऑफ वन, प्राइस ऑफ वन यहां से कितना हो जाएगा, 1 डजन में 12 होते हैं, तो एक के हिसाब से कितना आ जाएगा, मेरे पास 10 आ जाएगा, 10। पर भाई मैंने ऑप्शन, जब मैंने पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शन चेक करे, तो भाई जब ईच आर्टिकल का मैंने निकाला ना, तो भाई मेरे को ऑप्शन चेक करने की जरूरत, मतलब मेरे को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा मैंने 20/3 आंसर लगा दिया। क्योंकि भाई दुकानदार ने जब 10 10 जो 120 पर डजन कराया, यानी कि प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है ना वो 10 है, प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है ना वो 10 है, और 10 पे वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहा है। जब भाई 10 रुपए की चीज पे भी कोई डिस्काउंट दे रहा है वो, तो 10 से कम ही जानी चाहिए चीज तो। भाई जब आप दुकानदार के पास जाते हो 5 रुपए की चीज को उसने कुछ ना कुछ डिस्काउंट पे दिया आपको,
तो 5 रुपए पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया, यानी कि वो 5 रुपए से नीचे जाएगी। तो 5 रुपए से जब नीचे जाएगी वो चीज, तो यहाँ से 10 रुपए से नीचे जानी चाहिए ना वो चीज। तो यानी कि 18, 16 और 20 कैसे आंसर हो सकता है? 20/3 कितना होता है? 6.66। तो हमारे पास यही तो आंसर बचा। फायदा हुआ है नहीं हुआ ऑप्शन चेक करने का? थोड़ा थोड़ा सा जस्ट क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी पढ़ लो ना। कोई नहीं जा रहा, कुछ नहीं जा रहा भाई, इतना भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टेंशन। ठीक है, मेरे को पता है कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है भाई, एक्सपीरियंस है खुद का, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोबारा भाई जो बेसिक वाले हैं तो वो बेसिक वाले भी सुन लो भाई। मेरे पास यहाँ पे कितना कह रहा है कि 120 पर डजन है, लेकिन उसने 20% की, सॉरी 120 पर डजन है, पर एक प्राइस की मेरे पास कितनी हो जाएगी, एक का प्राइस मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 इंटू में 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट, यानी कि 5 की चीज को 4 में दे रहा है, 5 की चीज को 4 में दे रहा है। और इस पे भी अब वो कितना दे रहा है, 5 दर्जन लेखों पर अतिरिक्त 12 लेख मुफ्त में प्रदान करता है। यानी कि जब वो 5 डजन ले रहा है ना, तो उसको 5 डजन की जगह 6 डजन मिल रहे हैं, यानी कि उसको 6 डजन पे 1 डजन फ्री मिल रहा है। 6 डजन पे ही तो 1 डजन फ्री मिल रहा है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि उसको 5 की, जो 6 की चीज है वो 5 में मिल रही है, 6 की चीज है वो 5 में मिल रही है। तो मेरे पास यहाँ से कितने का डिस्काउंट, जो टोटल वस्तु कितनी की हो जाएगी मेरे पास, 40/6 की ना। और 40/6 में कितना ले सकता हूँ, 20/3। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया और भी बढ़िया। ठीक है, A mixture of milk and water only contains 80% of milk. If 24 liter of water is added, the mixture, then quantity of water in the resultant mixture becomes 50% less than that of milk. Find the initial quantity of mixture. मेरे पास मिल्क और वाटर है, ये तो सीधा सीधा सही है ना। ये मेरे पास मिल्क 4 है तो वाटर 1 है ना। और मैंने कुछ ना कुछ इसमें वाटर ऐड करा तो मेरे पास यहाँ से कितना हो रहा है, ये 50% लेस देन, यानी कि यदि ये मिल्क 2 है तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा, है ना। तो भाई आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि भाई मेरे पास जब मैंने वाटर ऐड करा तो मिल्क तो मेरे पास सेम ही रहना चाहिए ना, मतलब मिल्क यहाँ पे यदि 4 यूनिट है तो यहाँ पे भी 4 यूनिट होना चाहिए मेरे पास। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 2। तो यानी कि वाटर कितना हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है 24 लीटर, एक की वैल्यू 24 लीटर है। तो मेरे पास मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी हो जाएगी, 120 ही तो है। 24 × 120, हमको 5 की वैल्यू चाहिए ना। अच्छा, मेरे पास है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, और रेशियो का भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अतुल परचेज्ड ब्रेड कॉस्टिंग ₹20 एंड गेव ए 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। द शॉपकीपर गेव द बैलेंस मनी इन द कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹2, ₹5, ₹10। If these coins are in the ratio 5:4:1 respectively, then how much ₹5 coins did the shopkeeper give? मतलब ये कहना चाह रहा है कि अतुल किसी दुकान पे गया और उसने ब्रेड का एक पैकेट खरीदा 20 रुपए में, लेकिन वो शॉपकीपर को कितना दे रहा है, 100 रुपये। तो 100, दुकानदार ने कितने वापस करे होंगे उसको? दुकानदार ने 20 ही वापस करे होंगे, है ना। दुकानदार ने 80 वापस करे होंगे ना उसको। तो जब दुकानदार ने 100, भाई आप किसी दुकान के पास जाते हो और दुकानदार से आप 20 रुपए का सामान लेके उसको 100 रुपए का नोट पकड़ाते हो, तो भाई वो आपको बदले में 80 रुपए वापस ही तो करेगा। 80 रुपए जब वो वापस करेगा तो उसने, यही का डिनोमिनेशन दिया हुआ है कि उसने 2, 5 और 10 रुपए के नोट दिए हैं, और किस रेशियो में दिए हैं, 5:4:1 में। यानी कि 2 का कितना शेयर बन रहा है मेरे पास, 2 से मेरे पास 10 बन रहा है। यानी कि यदि मैं एक्स मान लू, एक्स, तो मेरे पास 2 के सिक्के कितने हो जाएंगे, 10x हो जाएगा। 2 के सिक्कों से मेरे पास टोटल राशि 10x हो जाएगी। 5 के सिक्कों से मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20x। और 10 के सिक्कों से मेरे पास कितनी हो जाएगी, 10x। इसी की वैल्यू तो मेरे पास 80 है, यानी कि 40x की वैल्यू मेरे पास 80 है, तो मेरे पास x की वैल्यू 2। यानी कि 5 रुपए के कितने नोट दिए होंगे उसने, 8 नोट ही दिए होंगे ना। 8 नोट ही दिए होंगे ना। अब आप चेक भी कर लो, 5 दूनी 10 नोट तो 2 के थे, 8 नोट किसके थे, 5 के। और ये एक एक सिक्का किसका था, 10 का। सॉरी, 2 सिक्के किसके थे, 10 के। तो 40 और 20 60, 60 और 20 80। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि भाई कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार तो क्या होता है कि सेंट्रोइड का आप याद रखना कि सेंट्रोइड हम कैसे निकालते हैं। सेंट्रोइड जब दिया हुआ हो तो हमसे तीसरा वर्टिसेस पूछ सकता है ना। और वर्टिसेस देके हमसे ट्राइंगल का एरिया पूछ सकता है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या रहता है, यदि मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 मान लूं, तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूले में जमाना ही तो है आपको, x1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस में y2। आपको पीछे वाला लेना है, देख लो y2 माइनस y3 माइनस, अब पीछे वाला y1 ही तो है, और y1 माइनस में y2। ठीक है, तो मेरे पास 1/2, देखो x1 2 है, y2 माइनस y2 माइनस में y3 5, यानी कि 5 हो जाएगा ना मेरे पास, तो 5 दूनी 10 प्लस x2 मेरे पास कितना है -1 और y3 माइनस में y3 माइनस में y1 यानी कि 8, 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस ये मेरे पास x3 है, x3 मेरे पास 5 है, यानी कि बाई वन 3 है और y2 0, तो यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 है ना, यहाँ से सही करा है ना हमने, y1 माइनस y2। ठीक है, 5 या 15 हो गया, और यहाँ से x2 मेरे पास कितना है -1। ठीक है, और y3 माइनस y1 कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1 -5 और -3, 8 हो गए यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 8 8। तो मेरे पास कितना आ गया, सीधा सीधा आंसर 33/2। ठीक है, 15वां क्वेश्चन, और भाई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि भैया ने कैसे करा कैसे नहीं करा, है ना। ए सम अमाउंट्स टू ₹14,395.20 एट 9.25% per annum simple interest in 5.4 years. What will be the simple interest on the same sum at 8.6 per annum in 4.5 years? मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको यदि बेसिक से करना है ना, तो भाई बेसिक से करने के लिए 2 मिनट तो कम से कम, 2-3 मिनट तो चाहिए कम से कम चाहिए। पर मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, भाई जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन डिजाइन करा ना, तो उसने ये सोच के नहीं करा कि भाई क्वेश्चन आता है नहीं आता है। क्वेश्चन यदि बेसिक पता है तो आराम से कर दोगे, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपके हाई नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि यदि आप बेसिक से करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। पर मैं यहां से इतना कह रहा हूं कि मेरे पास अमाउंट इतना कर रहा था, प्रिंसिपल मेरे पास चाहे कुछ भी है, पर यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट किसका निकालना है, 8.6% से मेरे को 4.5 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 9/2 ईयर्स का। तो मतलब 9 का मल्टीपल आना चाहिए मेरे पास, 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। लेकिन क्या है कि देखो, 5 2 7 और एक 8, 8 और ये मेरे पास कितना है 10, 18 है, ये मेरे पास 18 है और ये भी 18 है, तो मेरे पास ये 9 का मल्टीपल नहीं है, बाकी तीन तीन मेरे पास 9 के मल्टीपल है, तीनों मेरे पास 9 के मल्टीपल। 7 6 13 है, 13 15 28, 28 और 10 38, यानी कि ये 9 का मल्टीपल नहीं है मेरे पास, ये भी 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का मल्टीपल। अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ मेरे पास भैया, थोड़ा दिमाग मेरे पास ये लगाओ। मेरे पास प्रिंसिपल चाहे कुछ भी था, लेकिन मेरे को क्या निकालना था कि मेरे को 4.5 का 8.6% निकालना है, यानी कि 8 6 का 32 है ना, और 32, अब मैं 4 का 0.6 से गुना और करूंगा, तो 4 का 0.6 से गुना करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2.4, यानी कि ये मेरे पास कितना हो गया 34.4, 34.4, और इसका मैं इससे करूंगा तो 4.3। मतलब मेरे पास चाहे कुछ भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट आएगा ना, टोटल इंटरेस्ट परसेंट, वो मेरे पास पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। इंटरेस्ट जो रेट आएगा ना, जो टोटल इंटरेस्ट आएगा, वो मेरे पास पॉइंट में जा रही है रेट, पॉइंट में जा रहा है परसेंट। जब पॉइंट में जा रहा है तो मेरे पास पॉइंट में सिर्फ एक ही आंसर तो है, सिर्फ एक ही आंसर तो है। पर आप ये कहोगे कि भैया ये तो सिर्फ तुक्का हो गया, भाई आपने कैसे लगा दिया है आंसर। तो भाई सुनो, ये तुक्का नहीं, कईयों के दिमाग में पता है क्या आएगा कि भाई ये पॉइंट दे रखा है परसेंटेज, पर आपको क्या पता कि भाई जो है प्रिंसिपल में केवल 2 ही जीरो थी, यदि 3 4 जीरो हुई तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो मेरे को एक चीज बताओ ज्ञानी हो, कि भाई प्रिंसिपल में 3 जीरो कैसे हो सकती है। यहाँ पे 9.25% है सिंपल इंटरेस्ट 5.4 ईयर्स के लिए, जब 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45%, यानी कि मेरे को 0.25 का और करूंगा 5 से, तो मेरे पास 1.25%, और मेरे पास ये 5.4 ना होके, सॉरी ये 5 ना होके मेरे पास 5.4 है। मतलब मेरे पास टोटली ये जो भी आएगा ना, ये मेरे पास 50% के समथिंग पहुंच रहा है, 50% के समथिंग इंटरेस्ट पहुंच रहा है। तो भले प्राणी हो, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि अमाउंट मेरे पास इतना है, और मेरे पास इंटरेस्ट जुड़ रहा है उसमें 50%, तो भाई मैं 10,000 यदि इंटरेस्ट लूंगा, 10,000 को यदि प्रिंसिपल मानूंगा, तो 10,000 का 50% कितना होता है 5,000, तो 5,000 मतलब ये 15,000 आना चाहिए, 15,000 आना चाहिए। मतलब मेरे पास 10,000 तो है ही नहीं, 10,000 से कम ही है प्रिंसिपल, और जब 10,000 से कम प्रिंसिपल है,
तो एक चीज बताओ, उनमें चाहे प्रिंसिपल 97 हुआ, 98 हुआ, 99 से हुआ, तब भी तो उनके पास डबल जीरो है, और डबल जीरो से नीचे वाली डबल जीरो कटेगी या नहीं कटेगी? तो मेरे पास यहां से ऐसे होता है। ठीक है, आपको कितने सेकंड लगे, आपको यदि ये दिख गया ना यहाँ पे कि 9.25% का 5.4%, और यदि आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाते हो, 100% कह रहा हूं कि आपको 10 से 12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को। और ये किससे आती है? सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। ये एक स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, ये मेरे को 941 पे क्वेश्चन भेजा गया था, 942 पे उसका आंसर बता दिया था। ठीक है, आप, अब आपको प्रूफ तो क्या ही देना है ना, ग्रुप में किसी बंदे से पूछिएगा, बताएगा। ठीक है, लेकिन भाई अब आपको भाई बेसिक पे भी तो जाना है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई एग्जामिनर जब भी ऐसे कैलकुलेशन सेट करेगा ना, तो वहां पे फिक्स है कि वो किसी ना किसी का मल्टीपल संख्या होगी, यानी कि कटने वाली संख्या होगी। तो मेरे पास 14,395 है, अपॉन पॉइंट में 20 है, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, मतलब यहां से मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट देखो 9.25 है, और यहां से मेरे पास कितना है, ये 5.4 है। मतलब मैं यदि अब इसको मान रहा हूं 10, 10 मान रहा हूं मैं इसको 10, तो जब मैं इसको 10 मानता तो मेरे पास 54% हो जाता। पर 10 है नहीं, ये मेरे को 0.5 घटाना है, इसका 0.75 घटाना है, यानी कि 3/4 कर लूंगा मैं इसके। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 2.7 इंटू में 3 अपॉन में 2, यानी कि 8.1 अपॉन में 2। 8.1 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 4.05। यानी कि इसमें से मेरे को 4.05 घटाना है, तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? जो मेरे पास यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्यों, टोटल इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया? 49.95। मतलब मेरे पास यहाँ से टोटल जो अमाउंट बनेगा ना, वो मेरे पास 149.95 बनेगा। 149.95। आपको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा, आपको यदि ये ट्रिक्स नहीं पता है तो। ठीक है, अब ये 149.95 है, और ये मेरे पास 14,395.20 है। मतलब ये 14,995, यदि 100 गुना भी कर दूं मैं, तो उससे तो कमी है, उससे तो कमी है, पर इतना भी कम नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ, उतना भी कम नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। तो भाई अब कैसे करा जाए इस क्वेश्चन को? अब इस क्वेश्चन को कैसे करा जाए भाई? मैंने ये मान लिया जीरो हटा ली इसकी, ये 2 जीरो से 2 जीरो हटा ली मैंने, है ना। तो मैं डबल जीरो रखूंगा इसके अंदर, तो 100 है, पर 100 से तो कमी है ये, 100 से तो कमी है। मतलब मेरे पास 100 से कम कितना जा सकता है? ये 100 होता तो मेरे पास 14,99,500 आ रहा है, लेकिन मेरे पास ये 95,200 के आसपास ही रह गया, 3,95,200 के आसपास ही रह गया। तो जब ये 3 के आसपास रह गया, मतलब इनमें लगभग 5 और 6 के बीच में डिफरेंस है, और 5 और 6 के बीच में डिफरेंस सिर्फ एक नहीं आ सकता है, जब 14 चौका करा हो मैंने, 14 चौक 56, 14 चौक 56 होता है ना। तो मेरे पास यहां से कहीं ऐसा ही तो नहीं कि इसका 4 गुना घटा दिया हो इसने, 4 गुना घटा दिया हो 100 में से। जब इसका 4 गुना 100 में से घटाएंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 96 ही आ रहा है मेरे पास, 96। तो मेरे पास यहाँ से प्रिंसिपल भी कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। अब 96 पे कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर यही है जो मैंने। ठीक है, A thief is spotted by a policeman from a distance of 210 मीटर, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, और भाई अच्छे से एक्सप्लेन करा है। जो जो टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हैं वो आप चेक कर लेना जाके भाई, है ना। आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट है, कितना अच्छा कंटेंट है। ठीक है, A thief is spotted by a policeman from a distance of 210 मीटर. When the policeman starts the chase, the thief also start running. If the speed of the thief is 25 किलोमीटर पर आवर and that of policeman is 32 किलोमीटर पर आवर, then how far would the thief have run before he is overtaken? तो मतलब 210 है, तो 210 को पहले मैं कितना मानूंगा, 210 है, इंटू में, यहाँ से ये पीछे भागेगा तो 7 इंटू में 5/18 है। इसको जस्ट मीटर पर सेकंड में बदल दिया मैंने। तो यानी कि यहाँ से कितनी बार कटेगा, 30 बार, और यानी कि यहाँ से कितने बार कटेगा, 6 बार, यानी कि 108 सेकेंड। 108 सेकेंड, तो 108 सेकेंड में ये कितना भाग लिया होगा? 108 सेकेंड में ये कितना भाग लिया होगा? किलोमीटर पर आवर है, यानी कि मीटर पर सेकंड में बदलो इसको, और 108 सेकेंड में 108 सेकेंड दौड़ाना है इसको, तो कितना भाग लिया होगा? 25 पंजे 125, 125 छीके कितना हो जाएगा मेरे पास? 125 छीके। यहाँ पे आंसर गलत दे रखे हैं, चलो आप चेक कर लेना, है ना। 17वां क्वेश्चन है, और भाई डे 3 वाली वीडियो देखो, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं जितने भी बहुभुज के कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी पॉलीगन के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ऐसा भी किसी ना किसी शिफ्ट में, तो द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर 1:2, एंड द रेशियो ऑफ दियर इंटरनल एंगल्स इज 2:3। व्हाट आर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बोथ रेगुलर पॉलीगन? मतलब मैं यहां से क्या मान लूं कि एक की भुजा को तो मैं एक्स मान लूं, और एक की भुजा को मैं वाई मान लूं। तो मेरे पास यहाँ से कितना है, टू रेगुलर पॉइंट जो मेरे पास,
यहाँ से 1:2 है, रेशियो ऑफ देयर इंटरनल एंगल्स 2:3। आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मूले लगा भी कर सकते हो कि मेरे पास जब यहाँ से साइड्स का रेशियो 1:2 है, साइड का होता क्या है वैसे, साइड यदि मैं x/y मान लूं तो मेरे पास x/y कितना है, 1/2, 1/2। और जब मेरे पास x साइड्स हैं तो मेरे पास इंटरनल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, x इंटू में, सॉरी यही होता है ना ये, n-2 इंटू में 180, यानी कि x-2 अपॉन में x y-2 अपॉन में y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2/3। यहां से भी कर सकते हो या फिर आप बाई ऑप्शन जाओ, तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो 6:12, ठीक है, 6/12 है, तो यानी कि 1:2 हो गया, 1:2 हो गया, 1:2, 1:2। पर हमारे पास 2:3 इंटरनल एंगल्स का रेशियो चाहिए, मतलब बाई ऑप्शन जाना हमको सही नहीं लगता, क्योंकि एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, भगवान ना करे ये चौथा ऑप्शन डिसाइड करा हो तो भाई हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो फिर हम ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, दोनों दे दिए, दो दो हमारे पास वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, निकल जाएंगे ऑप्शन। O is the center of the circle. A tangent is drawn which touches the circle at C. AOC is equals to 80 डिग्री। AOC मेरे पास 80 डिग्री है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BCX, BCX की वैल्यू, तो BCX मेरे पास किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा मेरे पास, यदि ये x है तो ये x है। अब क्यों होगा, ये मेरे पास टेंजेंट हो गई, अल्टरनेट सीगमेंट थ्योरम आपने पढ़ी है, डे 2 वाली वीडियो जाके देखो, सब अच्छे से एक्सप्लेन करा। और भाई डे 2 में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर तो मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे। तो अल्टरनेट सीगमेंट से ये 80 है, तो केंद्र पे बना हुआ कोण यदि 80 है तो ये मेरे पास 40 है ऑब्वियसली, जब ये 40 है तो मेरे पास 40 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, द रेशियोज ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:4। The sum of their expenditures is 12,000. Savings of A is same as that of expenditure of B. What is sum of their savings? तो मेरे पास यहां से इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, यानी कि ए और बी मैं मान लूं तो मेरे पास यहां से इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम मेरे पास हो जाएंगी यहां से 3:4, और एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना है, द सम ऑफ दियर एक्सपेंडिचर इतना है, सेविंग्स ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ बी। तो यानी कि सेविंग, और सेविंग को यदि मैं यहाँ पे इसको 1 मान लू सेविंग को, तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी कितना है, बी का 1 है, 1 है। तो मतलब मेरे पास यहाँ से सेविंग कितनी आ जाएगी, बी की 3 आ जाएगी, और यहाँ से मेरे पास जो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, ए का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास उनके व्यय का योग दे रखा है, यानी कि 2 + 1 3 का वैल्यू मेरे को कितना दे रखा है, 12,000। ए की बचत बी के व्यय के समान है, उनकी बचत का योग कितना होगा, हमको 4 की वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 ही तो है मेरे पास आंसर। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, व्हेन 5 रेजिडेंट्स ऑफ ए कॉलोनी हैविंग एवरेज वेट 51 kg left the place and a new family of 5 persons replaced them, the average weight of 100 residents decreased by 2 to 5 gram, 2 to 5 gram। ठीक है, if the average weight of 2 new residents is 63 kg, then what is the average weight of remaining 3 residents। ये तो पहले वाला क्वेश्चन ही हो गया जो मैंने पहला और क्वेश्चन लिया था ना, एक एवरेज वाला, मतलब ये 5 रेजिडेंट्स हैं 51 kg वाले, है ना, और मतलब टोटल हमारे पास वेट जो गया है वो कितना गया है, 275 kg गया है, 275 kg गया है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे नहीं सोचना, सॉरी 255 kg होगा ना, 255 kg। लेकिन 5% जब रिप्लेस करें हैं तो 100 रेजिडेंट्स का वेट 225 ग्राम घट गया, 225 ग्राम घट गया, यानी कि ये जो 100 रेजिडेंट्स पे घटा है, तो वो 100 रेजिडेंट्स पे कितना घटा होगा, 100 रेजिडेंट्स भी तो घटा है वो सारे के सारे, यानी कि मैं कितना कह सकता हूं, अब मैं कितना कह सकता हूं, जब वो 100 रेजिडेंट्स पे घटा है तो टोटली वो कितना घटा है, टोटली वो कितना घटा है, 250 इंटू में 100, यानी कि 2.250, 2.250, 2.250 ही घटा है ना। अब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दिए भाई, यदि मैं इस क्वेश्चन को नहीं भी कराऊं तो आपसे मैं पूरा वो ले सकता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताना और इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं करवाना नहीं चाह रहा इस क्वेश्चन को, और आपने ऐसे क्वेश्चन अब कर लिए हैं तो भाई इसको कमेंट में आंसर बताना, कमेंट और आंसर। मैंने आपको पहले इसका ट्रिक बता दिया है इस क्वेश्चन का, और अब तो आप ट्रिक भी जब बता दिया है तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। 51 kg के लेफ्ट कर रहे हैं, यहां से मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई पहले 100 थे मेरे पास, तो मैंने क्या मान लिया कि उसको 100x मान लिया मैंने, है ना,
100x मान लिया मैंने, और 100x में से 275 घट रहे हैं, तो अब मेरे पास कितने बचे, x-5, सॉरी 95 बचे मेरे पास। 95 का मेरे पास 225 ग्राम घट रहा है, यानी कि x माइनस में आ, करोगे ना आप, कर लोगे ना खुद से। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, टू डू ए सर्टेन वर्क ए एंड बी ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद बी ऑन द फर्स्ट डे, ए कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 48 डेज। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन 11 से 1/3 डेज, देन वी अलोन कैन फिनिश 4 times द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। ओ माय गॉड, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी ने काम स्टार्ट करा अल्टरनेट डेज पे, लेकिन बी काम को स्टार्ट कर रहा है, और काम कितने डेज में खत्म हो रहा है, 11 से ही 1/3 डेज में। मतलब मेरे को बता सकते हो कि ये 1/3 डेज किसने काम करा है एंड में? मेरे हिसाब से तो ये 1/3 डेज ए ने काम करा है, ए ने। अब ए ने ही क्यों काम करा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जैसे बी ने फर्स्ट डे काम करा, तो सेकंड डे ए ने, थर्ड डे फिर बी ने, फोर्थ डे फिर ए ने, यानी कि 10वें दिन ए ने ही करा था काम। तो 11वें दिन बी ने करा, 11वें दिन बी ने करा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि बी ने कितने दिन काम करा, बी ने 6 दिन काम कर लिया। और ए ने कितने दिन काम करा, ए ने कितने दिन काम करा, 5/1/3 दिन। जब भाई बी ने 6 दिन करा है, तो ए ने 5/1/3, यानी कि इसने कितने दिन काम करा, 5×3 = 15 और एक 16/3 डेज, 16/3 डेज। अब तो आंसर आ गया मेरे पास कि भाई ए जब 48 डेज में फिनिश कर सकता है एक वर्क को, तो उसने एक दिन में कितना काम करा है, 1/48, 1/48। तो उसने जो 16/3 दिन में कितना काम करा है, यानी कि यदि ए 48 डेज में कर रहा है पूरा काम, 48 डेज में, तो उसने एक डे में कितना काम करा है, एक डे में 1/48 काम करा है ना, 1/48। तो 16/3 डेज में वो कितना करेगा, 1/9 काम, 1/9 काम। तो जब 8/9 काम करा है उसने, मतलब 8/9 काम अब किसने करा है, बी ने। 8/9 काम को जब उसने 6 दिन में करा है, तो यहां से मैं कितना कह सकता हूं कि वो 9 काम को कितने दिन में कर देगा। आठ आठ काम को उसने जब 6 दिन में करा है, तो वो 9 काम को कितने दिन में करेगा, 9 काम को कितने दिन में कर देगा। हमको तो 36 डेज का काम निकालना है ना। तो जब यहाँ पे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 36, तो यहाँ पे जब 8 काम को 6 दिन में कर रहा है वो, तो 6×4 = 24, और यहाँ पे आधा और जुड़ रहा है, तो यानी कि 6×4 = 24 और 6 का आधा कितना हो जाएगा, 27। तो हमारे पास 27 डेज ही तो आंसर है। A travels in a semicircular field along its arc while B travels diametrically. A takes 4 minutes more than B to reach the other end as from P to Q. If both A and B can cover 40 meters in 10 seconds, then find the radius of the field. मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये मेरे पास कोई सेमी सर्कुलर फील्ड है, मैंने पी क्यू मान लिया, और ए तो क्या कर रहा है, ए तो यहां से जा रहा है और बी यहां से जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसको ज्यादा टाइम लगना चाहिए, किसको ज्यादा टाइम लगना चाहिए, और दोनों की स्पीड है जो सेम है, स्पीड सेम है। तो मेरे पास टाइम किस कौन ज्यादा लेगा, आप देख के ही बता सकते हो ये तो, कि भाई ये सेमी सर्कुलर फील्ड है, तो इसकी जो मेरे पास यहाँ से टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, πr। और यहाँ से ये चल रहा है, तो इसने 2r ही चला है सिर्फ, 2r। तो इसने ज्यादा टाइम लिया होगा क्योंकि इसने ज्यादा चला है। तो मतलब मेरे पास यहाँ से यही दिया हुआ है कि मेरे पास जो πr अपॉन में कितना, ये 40 मीटर पर सेकंड है ना, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड, तो πr/4 माइनस में 2r/4, इसी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 4 मिनट, यानी कि 1/15 आवर्स। 1/15 आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, यहाँ पे सेकंड है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 240 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे πr/4 माइनस में 2r/4 की वैल्यू मेरे पास 240 है, यानी कि मैं यहाँ से कितना लिख सकता हूँ, पाई माइनस में 2 इंटू में आर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ से, 960। ठीक है। तो ये 22/7 माइनस में 2 करूंगा, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब 7 का मल्टीपल, 7 का, क्योंकि 7 यहाँ पे आएगा ना 22/7, तो मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ कि 7 का मल्टीपल, और 7 का मल्टीपल आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी 840 रुपये। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, है ना। A policeman starts to chase a thief. When thief moves 12 steps, the policeman moves 8 steps. Also, 4 steps of policeman is equals to 7 steps of thief. If the speed of thief is 30 किलोमीटर पर आवर,
देन फाइंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। जब थीप ने कितना चला, 12 स्टेप्स चला, थीप ने 12 स्टेप्स चला, 12 टी मान लेता हूँ, 12 टी किसके बराबर है मेरे पास, 8 पी के बराबर। 12 टी मेरे पास 8 पी के बराबर है। मतलब मैं यहाँ से, और यहाँ पे मेरे को कितना दिया हुआ है, 4 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीप, यानी कि 4 पी इज इक्वल टू मेरे को कितना दिया हुआ है, 60 टी। पर यहां से मेरे को लग नहीं रहा कि ये यहां से, यदि मैं यहां से करूं, एक थीप का एक स्टेप कितने के बराबर है, कि 8 पी अपॉन में 12, यानी कि मैं यहां से कितना कह सकता हूँ, 2/3 पी। एक थीप के एक स्टेप कितने बराबर है, 2/3 पी के बराबर, 2/3 पी के बराबर ही है ना। पर यहां से फिर मेरे पास जब 2/3 पी आ गया, और यहाँ पे जब मैं जमाऊंगा इस क्वेश्चन को, अब आपको समझ में आया ये कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे नहीं होगा। हाँ, यदि आपको अब ये क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दे दूं, तो आप इसका आंसर बता पाओगे मेरे को, बोलो। 1 सेकेंड। हाँ कर लो ना। अच्छा नहीं हुआ क्या वो, ना 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 कर लेता। अच्छा, ओके ओके। ना ना, तू कर लेता, तुमने करा था ना वो। बस तो भेजना उसको, उसकी फाइल ही भेज देना। वो फाइल ही बना के भेज दियो एक पीडीएफ फॉर्म में, जो जैसा भी है मेरे को बता दियो। ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जैसा भी तुमको मिल जाए, जैसा भी तुमको मिल जाए। ठीक है। ओके। ठीक। ओके। हाँ तो सॉरी, किसी का कॉल आ गया था। तो अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को, है ना। मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ए पुलिसमैन स्टार्ट्स टू चेज ए थीप, व्हेन थीप मूव्स 12 स्टेप्स, द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स, ऑल्सो 4 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल्स टू 7 स्टेप्स ऑफ थीप। हमने हमने क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लिया था, तभी मैं सोच रहा हूँ कि आंसर ही नहीं बैठ रहा, है ना। अच्छा मेरे पास है यहाँ से देखो, 4 स्टेप ऑफ पुलिसमैन, यानी कि 4 पी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 70 के बराबर है। 7 टी के बराबर है ना मेरे पास, है ना। और यहाँ पे यदि मैं कहूं कि व्हेन थीप मूव्स 12 स्टेप्स, तो मेरे पास द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स, मतलब यहाँ से स्पीड ऑफ थीप और अपॉन स्पीड ऑफ पुलिस ये मेरे पास कितनी है, यहाँ से 12 स्टेप्स जब थीप ने मूव करे, तो पुलिस ने कितने करे, पुलिस ने 8 स्टेप्स। ठीक है। तो यहां से मैं पी की वैल्यू निकाल लूंगा, यहां से मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 7/40। 7/40। तो मेरे पास यहाँ से स्पीड ऑफ थीप और स्पीड ऑफ पुलिस का रेशियो आ जाएगा ना मेरे पास, यहाँ से कितना आ जाएगा, 7/4 जमाऊंगा इसकी जगह। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/14। 12/14 कितना होता है, 6/7। 6/7। जब स्पीड ऑफ द थीप मेरे पास 6 की वैल्यू मेरे पास 30 है, तो 7 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 35 किलोमीटर पर आ रही तो आएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना। यहाँ पे कह क्या रहा था कि पहले ये क्वेश्चन मैंने क्या गलत मिसरीड कर लिया था। ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे कह क्या रहा है कि स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल्स टू 7 स्टेप्स ऑफ थीप। मतलब जब पुलिसमैन चार चार स्टेप चल रहा है ना, तो वो थीप के 7 स्टेप चलने के बराबर है। मतलब 4 स्टेप में जितनी दूरी कवर करी है, 4 स्टेप में पुलिसमैन ने जितना चला है, उतना थीप कितने स्टेप में चलेगा, 7 स्टेप में। यहाँ से मेरे पास ये क्वेश्चन बन गई, यानी कि पी की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 7/4 टी। पर यहाँ पे कितना कह रहा है कि थीप मूव्स 12 स्टेप्स, द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स, तो स्पीड ये आ जाएगी मेरे पास, है ना। तो पी और टी की वैल्यूज रख देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अच्छा, ए पोर्शन ऑफ ए 45 मीटर लॉन्ग ट्री वॉज ब्रोकन बाय विंड एंड टॉप स्ट्राइक्स द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द ट्री इज ब्रोकन इक्वल टू। अच्छा मतलब मेरे पास यहाँ पे ये गिर गया है ये tree, है ना। कहीं से गिर गया है, पर 45 मीटर था। ए पोर्शन ऑफ 45 मीटर लॉन्ग ट्री was broken by wind and the top strikes the ground making an angle 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये है कि यदि ये 30 बना रहा है ना,
तो मेरे पास ये कितना बनाएगा, 60 बनाएगा। लेकिन आपको यहाँ से देखते ही एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, जब ये 90 है तो 90 के सामने 2 गुना रहेगा और इसके सामने कितना रहेगा, 1 गुना। जब ये गिर के यहाँ से आया तो इसकी वैल्यू 2 है ना, 2 और 1 3, इसी की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 45। तो 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, उस बिंदु की ऊंचाई जहां पेड़ को तोड़ा जाता है, वह किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर ही तो है। 15 मीटर से ही तो गिरा है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक 30 हुआ वो। ठीक है, ज्यादा नहीं बता सकता भाई, है ना। if a if friend A alone can fill an entire pit in 15 days and B can fill the same pit in 30 days, the part of pit that can be filled by them working together for 5 days। तो मतलब A ने 15 डेज और B ने 30 डेज। तो यानी कि यदि मैं टोटल को 30 मान लूं तो मेरे पास यहाँ से 2 और 1, 15 डेज में कितना बढ़ देंगे, ये 5 डेज में कितना बढ़ देंगे, 15, यानी कि 1/2 को बढ़ देंगे। ठीक है, तो भाई ऐसे ही हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, और क्वेश्चन आपको समझ में आए भी होंगे, और जो नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आपको प्रैक्टिस नहीं, महा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है ना। मैंने आपको तरीका बता ही दिया है ना। और जो जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे बोले हैं कि आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है, तो उनका आंसर देना। और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।